पूरी एनर्जी से प्रकट करना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। बोले सो वो ग्रुप च पा दो ना। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो उसके लिए ये सारा संदेश है। ये किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब की पवित्र धरती से ये आंदोलन ध्वज लेकर चला है, दिल्ली की सरहद पे पहुंच चुका है। और आप सबसे प्रार्थना है हमारी, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। 6,32,000 गांवों का भारत एक समृद्ध भारत बने, उसके लिए ये आंदोलन है। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। इस दृश्य को बदलने के लिए ये सारा आंदोलन है। अगर हम सब मिलकर वाहेगुरु महाराज की उस भावना को अपने भीतर उतारेंगे तो फतह ही फतह होने वाली है, लिख लीजिए। और उसके बाद क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। हर बच्चा अपने भीतर से सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा। सुंदर पिचाई भारत का एक ऐसा बच्चा जो लैपटॉप के पढ़ के 1800 करोड़ रुपए साल के कमाता है, 5 करोड़ रुपए रोज अमेरिका में। तो बच्चों पर जब हम फोकस करेंगे तो हर बच्चा भारत का सुंदर पिचाई बनेगा। इस सुंदर पिचाई को बनाने में भगत सिंह के बलिदान को हमें याद रखना होगा। भगत सिंह आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा धर्म योद्धा, उम्र थी 23 साल। पता है क्या कहता था वो? जब फांसी के फंदे पर चढ़ रहा था तो उसने कहा मुझे क्रांतिकारी की मौत चाहिए। आपकी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं, इस शरीर को छलनी करो, इसमें से बहने वाला रक्त धरती की कोख में समाएगा और बीज बनकर अनेक अनेक भगत सिंह पैदा करेगा। तो जब सनातन संस्कृति खतरे में थी तो पंच प्यारों के बलिदान पर इस पंथ को खड़ा किया गया। और आज भारतीय संविधान खतरे में है तो फिर किसान का ध्वज लेकर वही सनातन संस्कृति के रक्षक पवित्र 5 नदियों की धारा को अपने भीतर लेकर दिल्ली सरहद पर आप पहुंचे, देश के दिल में। और जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां ईमान है, जहां चरित्र है, वहां विजय श्री निश्चित। याद रखना, आप दिल से बोलोगे तो ऊर्जा का स्पंदन होगा। दिल से मतलब विचारों की पवित्रता को अपने अंदर से प्रकट करो। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। प्रेम से बोलिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। क्या बोलेंगे? बोले सो निहाल। बोलो ना जरा ऊर्जा से, आप सारी ऊर्जा लगा दो। आप बोले सो निहाल। बाबा जी तुसी गला बैठा दिता है कि हम न चलू, जरा जोर नाल बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। हम अपनी जथेबंदी से बाबा जी तुम्हारा, बाबा अमरीक सिंह पटियाला, हम तुमको जहाँ आने का प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। जो हमारे लंगर पे आए, जो इतना बढ़िया भाषण दिया और हमारे में जोश भरा, हम तुम्हें सिख जथेबंदियों में तुमको पहले ही हम अपने दल से सलाम करते हैं। सारी संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु नानक दे घर दा लंगर चल रहा। उनके ऐसा लगा कि जैसे हम किताबों में पढ़ते आए अनेकता में एकता वाली बात, हिमायत की बात कि अच्छे को हमेशा हिमायत देनी चाहिए, तो वो वाली छवि निकल के सामने आई। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में काम कर रहा हूँ
और जो शेष समय बचता है बंदियों में लगाता हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती से एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। हम सब भारतीय लोग, बुरा मत लगाना, आप मानसिक रूप से बीमार हैं, जिसका परिणाम देख रहे हो आप। हमने सारे देश की नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान खुल गई। यही सब कुछ चलता रहा जो चल रहा है, तो आने वाले 10 सालों में भारत की धरती पे एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए बेटा, जो आपने प्रश्न किया, देखिए ये हमने सेफ्रॉन कलर पहना है, ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं जो हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति ने हमें कुछ समय दिया है अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए, ये झगड़े फसाद करने के लिए नहीं भेजा है। मेरी दृष्टि में बेटा संसार में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब मानव मस्तिष्क की उपज है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण भी नहीं कर सकता। वाई रीजन? प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। अब ये पेड़ 90 डिग्री पे खड़ा है, इसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। ये छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को निमंत्रित करता है, धरती की कोख में जल को उतारता है और ग्रीष्म ऋतु में आने पर धरती से उलीच कर जल को हमारे अधरों तक पहुंचाता है। ये उसकी पवित्रता है। वो 90 डिग्री पे खड़ा है और हम 90 डिग्री पे चल रहे हैं, तो हमें उससे ज़्यादा भूमिका निभाना चाहिए या कम निभाना चाहिए? आप मीडिया पर्सन है, मैं आपसे पूछता हूँ। जी, ऑफ कोर्स हमारा जो दायित्व बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो हम ऐसा कर रहे हैं क्या? आप बताइए। हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। हम युगों से सुनते आ रहे हैं कि हमें राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है। राम राज्य का मतलब है जहाँ इंसानों सहित पशु पक्षियों को भी आज़ादी की खुली स्वच्छंदता में विचरण करने का अधिकार देना। जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने भाइयों को, किसान भाइयों को कैसे हिमायत दे रहे हैं? ये तो भारत की आत्मा है। इनको तो ये 1947 में सबसे पहला अधिकार इनको मिलना चाहिए था, पर ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं जिन्हें हम अपने वोट से चुनते हैं, वो सब इस सिस्टम में आकर के इतने करप्ट हो जाते हैं कि पेट से सोचने लग जाते हैं। अगर वो दिमाग से सोचें तो उनको समझ में आएगा कि दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाला तय करता है, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलना चाहिए ना भाई। देखो, अगर हमारी बहुसंख्या आबादी है, अगर वो कमज़ोर होगी तो फिर राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? किसी भी राष्ट्र की ताकत कौन होते हैं? नागरिक। तो हमारे बहुसंख्य नागरिक जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो हम दुनिया के मस्तक पर सुशोभित कैसे होंगे? मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे जनप्रतिनिधि, इतना खूबसूरत संविधान है, दुनिया में ऐसा किसी के पास ग्रंथ नहीं है जो हमारे पास है, हम उसका उपयोग ही करना नहीं जानते। तो ये उपयोग करना मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। तो आज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक पुस्तक अगर समय निकले तो जरूर पढ़िएगा, रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा बनाने वाले लोगों ने क्या सपना देखा था और हमने उस सपने को कितना कमज़ोर कर दिया है। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, महाराष्ट्र ਦੇ किसान, बिहार ਦੇ किसान, ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ ਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पंजाब से सरदार जी आए हुए हैं, अगर इनका काम बंद कर देगा मोदी तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ये तो बेचारे आए हैं, गरीबों को बिहार का, बंगाल का, यूपी का भैया सब खाना खा रहा है। मतलब इतनी इनकी तरफदारी कर रहे हैं। जिंदगी में अगर ये लोग चले जाएंगे यहाँ से तो दुनिया रोएगी। ये पहली बार आए यहाँ पे, दुनिया रोएगी कि जैसे कोई मर गया हो, जैसे माँ बाप मर गए हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जाए ना ये, पर मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा इनकी मुरादें पूरी होनी चाहिए। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਧ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਏ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹਾਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ, ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਨੀ ਭੀੜ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ।